हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे राजीव प्रकाशन के शॉर्ट पेपर के मैथ का जो मॉडल पेपर था उसका दूसरा भाग। पहले भाग में हम लोगों ने खंड अ को सॉल्व किया था जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। 20 ऑब्जेक्टिव उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व किया था खंड ब का क्वेश्चन, पहला और दूसरा क्वेश्चन घ तक। इसके बाद फिर सॉल्व हुआ था क्वेश्चन नंबर अंग और च। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। हम को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3, फिर उसका अथवा, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर उसका अथवा है, 5 है, उसका अथवा सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने पर वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं ये हो गई हम लोग की जल की धारा, पानी का बहाव मान लेते हैं इस दिशा में है, और इस पे ये हम लोग का हो गया एक बोट, ये नाव है। तो जब नाव या जो बोट है धारा के अनुकूल जाएगी, मतलब जिस दिशा में धारा बह रहा है उस दिशा में अगर नाव भी चल रहा है तो दोनों का चाल हम जोड़ देते हैं। मान लेते हैं अगर मोटर बोट की चाल हमको निकालना है, इसमें धारा की चाल निकालना है, तो धारा की चाल मान लेते हैं x है, और इसमें मोटर बोट की चाल दी हुई है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया मोटर बोट का चाल, ये हो गया जल का चाल, धारा का चाल। जब एक ही दिशा में दोनों जाएंगे तो इसको हम जोड़ देते हैं, तो जो नाव की चाल हो जाएगी 18 + x किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही दिशा होने पर नाव की चाल बढ़ जाएगी, और जब धारा के प्रतिकूल जाते हैं विपरीत दिशा में तो उसमें नाव की चाल कम हो जाएगी। तब हम नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस कर देते हैं, तो उस केस में हो जाएगा 18 - x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल दी गई है, नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूरी है यह है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी बराबर दिया है 24 किलोमीटर, सॉरी दूरी घंटा में नहीं होगा, 24 किलोमीटर ही होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब नाव धारा के अनुकूल जाती है तब उसका चाल कितना होगा निकाल लेंगे, फिर धारा के प्रतिकूल नाव का चाल निकालेंगे। तो धारा के अनुकूल 18 + x और धारा के प्रतिकूल 18 - x। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल, तो धारा के अनुकूल नाव की चाल हो जाएगी 18 + x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल बताइए। इसमें लिखा हुआ है कि जब धारा के अनुकूल जाती है तो उसको 1 घंटा कम समय लग रहा है, ठीक है, और जब धारा के प्रतिकूल जाने पर उसको ज़्यादा समय लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में समय निकालेंगे। पहले हम धारा के अनुकूल नाव को जाने में कितना समय निकलता है उसको निकालेंगे, फिर धारा के प्रतिकूल नाव को जाने में कितना समय लगता है उसको निकालेंगे। तो समय ज़्यादा कब किस में लग रहा है, प्रतिकूल में, यानी कि जब विपरीत दिशा में जा रहे हैं धारा के तब हम लोग को ज़्यादा समय लग रहा है। तो ज़्यादा समय में से कम वाले को माइनस करेंगे तो अंतर आ जाएगा 1 घंटा। तो पहले हम इसमें निकाल लेते हैं, ये लिखा हुआ धारा के अनुकूल नाव की चाल है 18 + x किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इसमें निकाल लेते हैं समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 24 किलोमीटर और धारा के अनुकूल चाल है 18 + x, ठीक है, और हम समय निकाल रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे आवर्स। फिर यहाँ धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, तो धारा के प्रतिकूल चाल हो जाएगी 18 - x किलोमीटर प्रति घंटा। इस समय हम समय निकाल लेते हैं, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी है 24 और धारा का प्रतिकूल चाल है 18 - x, तो यहाँ पर लिख लेंगे 18 - x
आवर्स, घंटे हो गए। ठीक है, अब यहाँ प्रश्नानुसार क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब नाव धारा के प्रतिकूल जाती है तो उसको 1 घंटे ज़्यादा समय लगते हैं। तो इसमें इस वाले में ज़्यादा समय लग रहा है, इसमें कम समय लग रहा है, दोनों का अंतर है 1 घंटे का। तो हम इस वाले में से इसको माइनस कर देंगे। तो 24/18 माइनस एक्स, फिर माइनस 24/18 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 1। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, तो जब दोनों एक दूसरे का गुणज नहीं है, अलग अलग पद है, तो दोनों को हम गुणा कर देते हैं। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 18 माइनस एक्स गुणे 18 प्लस एक्स, और 18 प्लस एक्स से 24 से गुणा कर देंगे, तो 24 गुणे 18 प्लस एक्स, फिर माइनस, और 18 माइनस एक्स इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 18 माइनस एक्स बराबर में 1। अब यहाँ पे गुणा करते हैं, पहले 24 से 18 में गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 432, फिर 24 से एक्स में प्लस का 24x, फिर माइनस 24 से 18 में गुणा करेंगे, तो हो जाएगा माइनस 432, माइनस 24 से माइनस एक्स में, तो माइनस माइनस प्लस 24x बटे, ये a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में है, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख लेंगे 18 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1। तो प्लस का 432 माइनस का 432 कट गया। अब इसके बाद 24x को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 48x बटे 18 का होल स्क्वायर होता है 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। और इसमें 324 माइनस एक्स स्क्वायर को ले जाते हैं दाएं साइड, तो 48x बराबर हो जाएगा, एक से गुणा करेंगे तो इतना ही होगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों पदों को लाते हैं बाएं साइड, तो साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इसको लिख लेते हैं प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। अब हमको इसका गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए माइनस 324 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो जाएगा माइनस 324 एक्स स्क्वायर। और बीच वाला पद है, इसको दो पद में इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 48 हो जाए और गुणा करने पर आ जाए 324। तो उसके लिए हम 324 का निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से भाग देंगे 162 बार में, फिर 2 से कटेगा ये 81 बार में, फिर 3 से 27 बार में, फिर 3 से ये कटेगा 9 बार में, और 3 से 9 3 बार में, और 3 से 3 1 बार में। तो इसे गुणा कर लेते हैं, 3 3 के 9, 9 3 27, 27 दूनी 54, और 3 दूनी 6। तो 54 में से 6 घटाएंगे, बचेगा 48, और गुणा करेंगे तो हो जाएगा 324। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन है x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 54। इन दोनों में कॉमन है माइनस 6, तो यहाँ भी हो जाएगा x प्लस 54 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 54 और एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 6 बराबर 0। अब दोनों को अलग 0 के बराबर लिखेंगे, तो x प्लस 54 बराबर 0 या x माइनस 6 बराबर 0। तो प्लस 54 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो माइनस 54 हो गया, और ये हो जाएगा प्लस का 6। तो जो चाल होता है ये तो माइनस में होगा ही नहीं, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। तो धारा की चाल हो जाएगी x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ लिख लेंगे धारा की चाल होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाय बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर है कोण OPQ। तो इसके लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं एक वृत्त, और इसके बाहर मान लेते हैं ये बिंदु T है जिससे इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ये एक स्पर्श रेखा हो गया और ये दूसरा स्पर्श रेखा हो गया। ये बिंदु हम लोग का केंद्र है, वो मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये P है और ये Q है। सिद्ध करना है कि कोण PTQ बराबर 2 गुणे OPQ। ठीक है, तो हम O से P को मिला देंगे और P से Q को मिला देंगे। तो हमको सिद्ध करना है कि कोण PTQ बराबर 2 गुणे कोण OPQ। तो हम लोग जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है
स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का कोण। और हम इसमें जो ये कोण है इसको मान लेते हैं हम लोग थीटा। और ये भी एक प्रमेय है कि वृत्त के बाहर अगर कोई दिया है बिंदु और इस बिंदु से जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उनकी लंबाई बराबर होती है, तो TP बराबर होगा TQ। तो पहले इसमें लिख लेते हैं, माना कोण PTQ बराबर थीटा। फिर हम लिख लेंगे यहाँ पुनः TP बराबर TQ। रीजन में लिखेंगे कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें त्रिभुज TPQ में, ये त्रिभुज हो गया TPQ, और त्रिभुज TPQ में अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, TP और TQ दोनों बराबर हैं, तो किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हो तो उसके समूह कोण भी बराबर होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये हम लोग का त्रिभुज हो गया ABC, अगर AB और AC बराबर है तो इसके आमने सामने कोण भी बराबर होंगे। उसी तरह अगर TP और TQ बराबर है तो ये कोण और पूरा ये कोण बराबर होगा। तो हम लिख लेंगे इसलिए कोण TPQ बराबर कोण TQP। ठीक है, त्रिभुज का जो ये कोण होगा यहाँ से यहाँ तक और ये कोण दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। पुनः हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल होता है 180। तो लिख लेंगे त्रिभुज TPQ में, पहले तीनों कोण लिख लेते हैं। तो पहला कोण हो जाएगा हम लोग का PTQ, फिर प्लस दूसरा है TPQ, तो कोण TPQ हो गया, फिर प्लस TQP, यहाँ पर लिख लेंगे TQP बराबर 180। कोण PTQ को हमने माना है थीटा, तो इसके जगह लिख लेंगे थीटा प्लस, यहाँ देख रहे हैं TPQ और TQP दोनों बराबर हैं और हमको यहाँ पे दिखाना है इस कोण में OPQ में, तो हम TPQ वाला कोण लेंगे। तो उसके लिए यहाँ दिया है कि TPQ और TQP बराबर हैं, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो हम TPQ के जो है यहाँ भी लिख देंगे हम लोग, जो ये बराबर है इसमें, तो TQP के भी जगह हम लिख सकते हैं TPQ। तो आ जाएगा कोण TPQ प्लस यहाँ भी लिख देंगे TPQ बराबर 180। थीटा को लेते हैं दाएं साइड, इसको जोड़ेंगे तो दो कोण TPQ बराबर 180 माइनस थीटा। अब दो को ले जाएंगे दाएं साइड तो भाग हो जाएगा, तो कोण TPQ बराबर, इसको अलग अलग पदों में भाग देते हैं, 180/2 माइनस थीटा/2, तो 2 से 180 कट जाएगा 90 बार में, तो कोण TPQ बराबर हो गया 90 माइनस थीटा/2। पुनः अब यहाँ पे हम लिखते हैं कोण OPT बराबर 90 डिग्री, जो वृत्त की त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब ये जो OPT है इसमें दो कोण है, पहला है TPQ और प्लस कोण OPQ, ये कोण और ये कोण जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे कोण OPQ बराबर 90 डिग्री, और TPQ बराबर है हम लोग का है 90 माइनस थीटा/2, तो इसके जगह लिख देंगे 90 माइनस थीटा/2, 90 माइनस थीटा/2 बराबर कोण OPQ, सॉरी यहाँ प्लस है, बराबर लिख देंगे 90। अब इन दोनों पदों को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, तो कोण OPQ बराबर 90 माइनस 90 और प्लस थीटा/2, 90 से 90 कट गया, तो कोण OPQ बराबर थीटा/2, दो को लाते हैं बाएं साइड, तो 2 गुणे कोण OPQ बराबर
थीटा, और थीटा को हम लोग माना है पी टी क्यू, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कोण पी टी क्यू। तो हम लोग को सिद्ध करना था कि कोण पी टी क्यू बराबर 2 गुणे कोण ओ पी क्यू। ये हम लोग को सिद्ध करना था, कोण पी टी क्यू बराबर 2 गुणे कोण ओ पी क्यू। क्वेश्चन नंबर 40 में कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो मान लेते हैं ये हम लोग का हो गया भवन, बिल्डिंग। ये लड़का हो गया जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है। इसका नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। और जो बिल्डिंग है इसकी ऊंचाई दी है 30 मीटर, 30 मीटर दिया हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ कि लड़के की आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो भवन का शिखर डी है, इसको मिला देंगे इससे, ये हो गया लड़के का आंख। फिर इसके समांतर ऐसे लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री। और जब वो बिल्डिंग की तरफ, भवन की तरफ जाता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री से हो जाता है 60 डिग्री। तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग ई, और ये हो गया एफ। तो हमको बताना है कि लड़का ए से ई तक कितनी दूरी तय करता है, यानी कि हमको ए निकालना है। क्वेश्चन लिखा हुआ कि जब बिल्डिंग की ओर जाता है तो उससे उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है, तो भवन की ओर कितनी दूर पर चला गया। तो हम इस वाली दूरी को मान लेते हैं x, इस वाली दूरी को मान लेते हैं y मीटर। अब यहाँ 1.5 है, तो ये भी हम लोग का होगा 1.5 यहाँ से यहाँ तक। तो हमको हल करना है त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में हम हल करते हैं ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन को। तो उसके लिए हमको निकालना होगा DF। तो DF निकालने के लिए हम इस पूरे 30 में से 1.5 को माइनस कर देंगे। तो DF बराबर हो जाएगा 30 माइनस 1.5, घटाएंगे तो हो जाएगा 28.5 मीटर। तो सबसे पहले हम हल करते हैं त्रिभुज DFE में। समकोण त्रिभुज DFE में इससे बनना 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर, इसे हम tan क्यों लेंगे, क्योंकि लंब और आधार दिया हुआ है, लंब और आधार tan में आता है। तो tan 60 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो DF बटे FE। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और DF ये 28.5, आप लिख लेंगे 28.5 बटे FE, हम लोग माना है y, यहाँ y लिख लेंगे। y को लाते हैं बाएं साइड और √3 को लाते हैं दाएं साइड। तो y बराबर हो जाएगा 28.5 बटे √3। अब इसका हम कर देते हैं परिमीकरण, और √3 से अंश और हर में कर देते हैं गुणा। तो 28.5 √3, इससे गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 9 27 और 3 5 15, 9.5 √3 मीटर, ये निकल गया y का मान। अब हम हल करेंगे त्रिभुज DFA में, और इसमें जो उन्नयन कोण बन रहा है ये 30 डिग्री है। पुनः त्रिभुज DFA में tan 30 डिग्री बराबर, इसमें ये हमारा लंब है DF और आधार हो जाएगा FA। तो DF हम लिखेंगे 27.5 और इसको लिखेंगे हम लोग x + y। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का DF बटे AF। tan 30 का मान होगा 1 बटे √3, DF है 27.5, 28.5 है बटे, और AF है x + y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x + y को ले जाते हैं, इधर 1 से गुणा कर देंगे और √3 को इधर से गुणा कर देंगे। तो x + y बराबर हो जाएगा 28.5 √3, और y का मान हम लोग निकाला है 9.5 √3, तो यहाँ y का मान रख देंगे। तो x + 9.5 √3 बराबर 28.5 √3, इसको लाते हैं दाएं साइड। तो x बराबर 28.5 √3 माइनस 9.5 √3।
तो 28.5 √3 में से 9.5 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 19 √3 मीटर। इसका मतलब कि जो लड़का है उसको ए से ई तक जाने में जो दूरी तय करना है वो है 19 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा दिया है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आम का बंटन निम्नलिखित था। इसमें दिया है आमों की संख्या और इसमें ये हम लोग का वर्ग अंतराल दिया 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 64 और ये है बारंबारता दिया हुआ है। तो जब भी वर्ग अंतराल दिया रहता है जैसे लिखा रहेगा 10 से 20, फिर 20 से 30, तो यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 है। तो इस तरह का जो बारंबारता रहता है उसको सतत कहते हैं, कंटिन्यूस कहते हैं। लेकिन यहाँ 50 से 52 है, लेकिन यहाँ भी 52 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 53 से 55 है, फिर यहाँ 55 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 56 है। तो पहले हम इसको सतत में चेंज करेंगे, कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो पहला वर्ग अंतराल है उसकी उच्च सीमा, जो वर्ग अंतराल दिया रहता है इसमें पहला होता है निम्न सीमा कहते हैं, इसको हम उच्च सीमा कहते हैं। तो पहले वर्ग अंतराल का उच्च सीमा लेते हैं और दूसरे वर्ग अंतराल का निम्न सीमा, और इसमें से हम इसको घटा देंगे। जब 53 में से 2 घटाएंगे, 53 में से हम 52 घटाएंगे तो बचेगा 1, और फिर 1 को हम भाग दे देते हैं 2 से, तो यह आएगा 0.5। तो इसको कंटिन्यूस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वर्ग अंतराल में से हम 0.5 को घटा देंगे, जो निम्न सीमा है इसमें से घटा देंगे और अधिकतम वाले में जोड़ देते हैं, फिर इसमें से घटाएंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे, फिर पहले वाले से घटाएंगे, फिर जोड़ेंगे, ऐसे करते जाएंगे। तो जो वर्ग अंतराल होगा वो हम लोग का कंटिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग आमों की संख्या, यहाँ हो जाएगा पेटियों की संख्या, पहले लिख लेते हैं आमों की संख्या सबसे पहले है 50। तो हमको जो निम्न सीमा है उसमें हमको घटाना है 0.5 को, तो 50 में से 0.5 घटाएंगे तो होगा 49.5, और उच्च सीमा में जोड़ देना है तो 52.5 हो गया। तो दूसरा वर्ग अंतराल 53 से 55, तो 53 में हम घटा देंगे 0.5 तो हो जाएगा 52.5, फिर उसके बाद 55 में जोड़ देंगे तो 55.5 हो गया। उसके बाद अगला वर्ग अंतराल है 56 से 58, तो निम्न सीमा 56 है, इसमें हम 0.5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 55.5, फिर माइनस, और यहाँ 58 है, 58 में हम जोड़ देंगे 0.5 तो ये हो जाएगा 58.5। उसके बाद अगला वर्ग अंतराल है 59 से 61, तो इसमें हम निम्न सीमा है तो इसमें 0.5 घटा देंगे तो 59.5 होगा, 58.5 होगा, और इसमें 0.5 जोड़ देंगे तो ये 61.5 हो जाएगा। तो हो जाएगा हम लोग का 58.5 से 61.5, और अंतिम वाला जो वर्ग अंतराल है वो 62 से 64 है, तो इसमें 0.5 घटाएंगे तो ये होगा 61.5, इसमें जोड़ देंगे तो होगा 64.5, 61.5 और ये हो जाएगा हम लोग का 64.5। इसके बाद जो बारंबारता दी उसको लिख लेते हैं, पहले 15, फिर उसके बाद 110, फिर 135, उसके बाद 115 और लास्ट में है 25। तो जो पेटियों की संख्या बारंबारता है इसको हम सूचित करेंगे Fi से। उसके बाद हम फिर निकालते हैं मध्यमान, निकालते हैं मध्यमान कहते हैं या वर्ग चिन्ह कहते हैं, इसको हम सूचित करते हैं xi से। तो मध्यमान या वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा और बटे 2। तो जो वर्ग अंतराल दिया है इसमें ये हम लोग का निम्न सीमा है, ये ऊपरी सीमा है, तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, वही हमारा होता है मध्यमान या वर्ग चिन्ह। तो 49.5 और 52.5 इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये होगा 102 हो जाएगा, ठीक है, और 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 51। फिर इसको भी हम जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे
तो ये आ जाएगा हम लोग का 54। अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि जो वर्ग अंतराल है सब में बराबर का अंतर है कि नहीं। इसमें भी 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर है, फिर इसमें भी 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर, इसमें भी 3 का अंतर है। तो हम क्या करते हैं, एक वर्ग अंतराल निकाल लेंगे और सब में एक में मध्य मान निकाल लेंगे और सब में 3 जोड़ते जाएंगे, अगला मान निकल जाएगा। पहले 51 था, फिर 3 जोड़े 54 आ गया, फिर 3 जोड़ेंगे तो 57, फिर 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60, फिर 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 63। उसके बाद फिर हम निकालते हैं एफ आई गुणे एक्स आई, माध्य के लिए फॉर्मूला होता है। तो ये हम लोग का एक्स आई है, ये है एफ आई, इसको गुणा करेंगे। तो पहले हम गुणा करेंगे 15 में 51 से, तो 765 हो जाएगा। फिर 110 में गुणा करेंगे 54 से, तो ये हो जाएगा 5940। फिर 135 से गुणा करेंगे 57 से, तो आएगा 7695। फिर 115 गुणा करेंगे 60 से, तो ये होगा 6900। फिर 25 से गुणा करेंगे 63 से, तो ये आएगा 1575। अब माध्य का जो फॉर्मूला होता है, माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। तो सिग्मा का मतलब योगफल, ठीक है। तो जब हम यहाँ सिग्मा एफ आई लिखेंगे, इसका मतलब जो बारंबारता दिया सबको जोड़ देंगे। जब सबको हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 400 के बराबर। उसी तरह यहाँ है सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 22,875। तो हम मान निकालते हैं, माध्य निकालेंगे, इसका मान रख देंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई है 22,875, यहाँ लिखेंगे 22,875 बटे सिग्मा एफ आई है 400। जब भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 57.1875। तो जब इसको 2 अंक तक लिखेंगे तो अगर तीसरा अंक 5 या 5 से ज़्यादा है तो इसमें एक अंक का मान 1 अंक बढ़ जाता है, तो 7 दिया है। जब 2 अंक तक लिखेंगे तो ये हो जाएगा 57.19, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया कि एक थैले में 5 लाल गेंदें हैं और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है तो थैले में गेंदों की संख्या कितनी है। थैले में नीली गेंदों की संख्या कितनी है, हमको बताना है नीली गेंद कितनी है। तो लिख लेते हैं, माना नीली गेंद की संख्या x है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कुल गेंद। कुल गेंद बराबर 5 लाल गेंद है और नीली गेंद x है, तो हो जाएगा 5 + x। तो पहले हम लिखते हैं लाल गेंद की प्रायिकता पहले निकालते हैं। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो जब भी हम प्रायिकता निकालते हैं जो भी दिया रहेगा, जैसे 5 लाल गेंद है तो 5 ऊपर लिख देंगे और ये कुल परिणाम 5 + x, ये हो जाएगी उनकी प्रायिकता। उसके बाद फिर हम निकालेंगे नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो नीली गेंद हम लोग माना है x और कुल गेंद है 5 + x, तो ये हो गया लाल गेंद की प्रायिकता, ये हो गया नीली गेंद की प्रायिकता। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस थैले से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। यानी कि जो नीली गेंद की प्रायिकता है वो x बटे 5 + x है और नीली गेंद की प्रायिकता लाल गेंद की प्रायिकता की दुगनी है। तो 2 गुणे लिख देंगे लाल गेंद की प्रायिकता, तो 2 बटे 5 + x, तो 5 + x और 5 + x कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि नीली गेंद हो जाएगी 10। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा दिया है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार अंतर याद कीजिए।
तो इसे प्रथम पद दिया है a बराबर 5, अंतिम पद a n भी लिखते हैं या इसको l से भी लिखते हैं, और ये दिया हुआ है 45। पदों का योगफल दिया है Sn बराबर 400। तो हमको निकालना है पदों की संख्या और सार अंतर। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि Sn बराबर होता है n/2 और a प्लस l। तो Sn बराबर दिया है 400, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 400 बराबर n/2 गुणे प्रथम पद a बराबर 5 है और l यानी कि अंतिम पद है 45। तो 400 बराबर n/2 गुणे, इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 50, 2 से 50 कटेगा 25 बार में, और 25 को लाते हैं हम लोग बाएं साइड तो बटे में चला जाएगा। तो 400/25 बराबर n, 25 से 400 कटेगा 16 बार में, तो n का मान निकल गया 16। तो पदों की संख्या हो गई 16। अब हमको निकालना है सारवंतर। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि n बराबर होता है a प्लस n-1 गुणे d। सारवंतर निकालना यानी कि d निकालना है। an है 45, प्रथम पद a बराबर है 5 और n का मान निकला है 16, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 16-1 गुणे d। सबसे पहले 5 को लाएंगे बाएं साइड, तो 45 - 5 बराबर 16 में से घटाएंगे 15d हो गया। 45 से 5 घटाएंगे 40 बराबर 15d। 15 को लाते हैं बाएं साइड, बटे में चला जाएगा, तो 40/15 बराबर d। 5 से घटे गया 3 बार में, ये कट गया 8 बार में, तो d बराबर निकल गया 8/3। तो हमारा जो सारवंतर होगा वो होगा 8/3।